नमस्कार दोस्तों, मैं अली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसीबी क्लासेस 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज मैं साइंस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव नेत्र के MCQs लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं और अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी इस प्यारी सी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, आँखों का वह काला छिद्र जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है और उसे क्या कहते हैं? तो आँखों का काला छिद्र जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है उसे रेटिना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस फार्मूला क्या होता है? तो बच्चों, आप अपने आंसर का जवाब हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो लेंस का फार्मूला क्या होता है? ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है। दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। लेंस का फार्मूला क्या होता है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जो ये बी में दिया गया है, ये दर्पण का फार्मूला है। मैं आपको फिर से लिख के दिखा देता हूँ। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये दर्पण का फार्मूला होता है। दर्पण सूत्र इसको कह सकते हैं या फिर फार्मूला। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? आँख को या फिर कान को या मस्तिष्क को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ट्रकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? आँख को, ऑप्शन बी कान को, ऑप्शन सी मस्तिष्क को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो ट्रकोमा बीमारी होती है यह आँखों से संबंधित होती है, आँख को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रतौंधी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, उसको और किस नाम से जाना जाता है? निकट लोपिया के नाम से या फिर ट्रकोमा के नाम से या तिर्यक दृष्टि या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो रतौंधी होती है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, इसको निक्टलोपिया के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया या फिर ज़ीरोफ्थेल्मिया या इनमें से कोई नहीं। तो आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे ज़ीरोफ्थेल्मिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आँखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी या फिर कार्डियोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी या फिर ऑप्थेल्मोलॉजी। 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा कि आँखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बच्चों, आँखों के अध्ययन को ज़ीरोफ्थेल्मिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर, एक सेकंड फ्रेंड्स, आँखों के अध्ययन को ऑप्थेल्मिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
आँखों के अध्ययन को ऑप्थेल्मिया कहा जाता है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो चलिए बता ही देता हूँ अच्छे से। ऑस्टियोलॉजी में बच्चों हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। और कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन। और ये वाला जो है हेमेटोलॉजी, इसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है। और इसमें तो अभी आपको बता ही दिया, जो ऑप्थेल्मोलॉजी होता है, इसमें आँखों के अध्ययन को ही ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मनुष्य की आँखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, या फिर रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, या उपर्युक्त दोनों सही हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, मनुष्य की आँखों पर रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका वास्तविक और उल्टा बनता है, या इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आँखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? तो आँखों का जो अलग अलग रंग होता है वो बच्चों किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है परितारिका पर, जिसे आइरस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये परितारिका को आइरस भी कहा जाता है। आइरिस इसको कहा जाता है। चलिए, अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो बच्चों, नेत्रदान के समय आँख का कॉर्निया भाग दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। आप चित्र में देख भी सकते हैं, ये जो कॉर्निया भाग है इसी को दान में दे दिया जाता है, पूरी आँख को दान में नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, धूप या ज्यादा रोशनी में पुतली, जिसे प्यूपल भी कहते हैं, उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह बड़ी हो जाती है, या फिर छोटी हो जाती है, या तो वो बंद हो जाती है, या उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है? तो धूप या ज़्यादा रोशनी में जो प्यूपल होती है उसके आकार पर जो प्रभाव पड़ता है वो बच्चों ये है ऑप्शन नंबर बी, छोटी हो जाती है। जो पुतली होती है अधिक रोशनी पड़ने पर छोटी हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है। अधिक रोशनी के होने पर सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। और एक चीज़ और बच्चों, जब ये कम रोशनी में होती है ना, ये जो प्यूपिल होती है, अगर इस पे रोशनी का प्रभाव कम पड़ता है तो ऐसी परिस्थिति में यह अपनी सामान्य स्थिति में हो जाती है। मान लीजिए इस पर रोशनी का प्रभाव पड़ रहा है, अधिक नहीं मतलब नॉर्मल पड़ रहा है, तो यह फिर बड़ी हो जाती है। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? बच्चों, यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, बल्कि कह सकते हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपका, कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन, या ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, या ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन, या इनमें से कोई नहीं? तारों के टिमटिमाने का जो कारण होता है वह होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? तो आप चित्र में भी देख सकते हैं कि सूर्योदय के समय आकाश कैसा नज़र आ रहा है। तो यह लाल नज़र आ रहा है। तो सूर्योदय का समय हो या फिर सूर्यास्त का समय हो, ऐसी दोनों कंडीशन में जो आकाश का जो रंग होता है वह प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खतरे का संकेत प्रकाश किस रंग का होता है? तो खतरे का संकेत प्रकाश लाल रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। तो जो बच्चों सिग्नल होता है, सिग्नल में आपने देखा होगा कि 3 तरह की लाइट लगी होती हैं। एक तो लाल और एक होती है आपकी पीली और एक होती है हरी। तो यह जो लाल रंग का जो सिग्नल होता है यह प्रदर्शित करता है कि खतरा है और रुक जाओ। हरी बत्ती और ये जो हरी बत्ती आपकी होती है ना, हरी लाइट, यह संकेत करती है कि कोई भी खतरा नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो। चलिए अब मैं अपना अगला प्रश्न देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अधिकतम ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। जो अधिकतम ऊंचाई पर होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉट भी अधिकतम ऊंचाई पे जाते हैं, तो वहाँ के दृश्य के हिसाब से आपको आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा या उनको आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, उसी के बारे में पूछा गया है। तो ऐसी कंडीशन में आकाश काला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आप ये देख सकते हैं कि चंद्रमा पर ये जो वैज्ञानिक हैं, आप देख सकते हैं कि इनके आसपास का जो आकाश जो नज़र आ रहा है वो काले कलर का नज़र आ रहा है। एक्चुअली बात क्या है ना कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ये एक मुख्य वजह है, क्योंकि वायुमंडलीय जो आकाश होता है, वायुमंडलीय जो आकाश होता है उसमें बच्चों आप देख सकते हैं कि वो जो वायुमंडलीय आकाश है उसका रंग भी काला ही होता है, ना कि चंद्रमा पर होने से। मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति है, वो चंद्रमा पर नहीं है, अनंत आकाश में है, तो भी तो उसको आकाश का रंग काला ही दिखाई पड़ेगा। मेरा कहने का आशय ये है। तो बच्चों जहाँ वायुमंडल नहीं होता है ना, तो वहाँ का रंग कैसा होता है? काला होता है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य जो है वो हमें 2 मिनट पहले दिखाई पड़ जाता है। जब सूर्योदय होता है बच्चों सुबह, तो आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ में भी अनुभव में ले सकते हो कि सुबह जो सूर्योदय होता है, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि सूर्य का आगमन नहीं होता है, लेकिन हमें प्रतीत होता है कि सूर्य निकल आया। यानी कि जो प्रकीर्णन है, जो लाल रंग का जो प्रकीर्णन है, उससे हमें आभास होता है कि सूर्य निकल आया है। तो जो ये कंडीशन है ना, ये 2 मिनट पहले ऐसा हमें प्रतीत होता है कि ऐसा हो रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो इंद्रधनुष क्या तो सूर्य की दिशा में बनता है या फिर सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, या ऑप्शन सी, दोनों दिशा में बनता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों जो इंद्रधनुष होता है यह सूर्य की विपरीत दिशा में ही हमेशा बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किसने किया था?
सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किसने किया था? तो बच्चों, जो अपने ये न्यूटन साहब थे ना, न्यूटन वैज्ञानिक, जिन्होंने बहुत सारे सिद्धांतों को दिया है और इनका एक फेमस सिद्धांत है ये सेब वाला। तो बच्चों, इन्हीं ने सबसे पहले स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया था। चलिए अब हम अपना देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, वो आपको बताना है। लाल, नीला, पीला या नारंगी? तो बच्चों, वायुमंडल में जो सबसे अधिक प्रकीर्णन करने वाला जो रंग है वो है नीला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाए, या ऑप्शन बी क्रिस्टलीय लेंस धुंधला पड़ जाए, या ऑप्शन सी क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाए, या ए और बी दोनों सही हैं। मोतियाबिंद की स्थिति कब होती है बच्चों, ये आपको बताना है। बच्चों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। तो चलो, इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि मोतियाबिंद की स्थिति होती है कब होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। जब क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाता है और धुंधला हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में मोतियाबिंद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है कौन सा ऐसा भाग है आँख का जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ये हमसे पूछा गया है। तो बच्चों चलो हम इसके आंसर को भी देख लेते हैं कि क्या आंसर होगा हमारा। ऑप्शन ए पुतली के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी कार्निया के द्वारा, या ऑप्शन सी रेटिना के द्वारा, या ऑप्शन डी परितारका जिसे आइरस भी कहते हैं, क्या उसके द्वारा? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रवेश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है पुतली के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और बच्चों, आप यहाँ देख भी सकते हैं कि पुतली किस तरह की होती है, आपको यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, परितारका नियंत्रित करती है। परितारका अर्थात आइरिस, जिसे आइरिस बोलते हैं, वह क्या नियंत्रित करती है? नेत्र के आकार को, या फिर कार्निया के आकार को, या फिर रेटिना के आकार को, या ऑप्शन डी पुतली के आकार को? तो बच्चों, ये जो परितारका होती है ना, ये पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? परितारका कहते हैं, या फिर रेटिना कहते हैं, या फिर स्वच्छ मंडल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे परितारका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, परितारका कहते हैं। और परितारका कहाँ होती है, आप चित्र में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है ना, वो कौन सा रंग होता है? वह लाल रंग होता है, या फिर वो पीला होता है, या बैंगनी या हरा होता है? तो बच्चों, श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो ऐसी स्थिति में बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा।
बच्चों यह सब प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, इसलिए आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और लिख कर याद करें, जिससे आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग होता है? बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए बच्चों, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सिग्नलों की व्याख्याएं कहाँ होती हैं? क्या वो मस्तिष्क में होती हैं? या तो पुतली में होती हैं, या रेटिना में, या तो फिर कार्निया में। तो ये आपको बताना है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती हैं। तो दोस्तों सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती हैं। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बच्चों यह प्रश्न भी अक्सर पूछ ही लिया जाता है, तो यह प्रश्न कैसा है? इम्पोर्टेंट है। आपको लिखकर इस प्रश्न को याद कर लेना है, परीक्षा में कभी भी पूछ दिया जाएगा 1 नंबर का। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बच्चों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख भी सकते हैं, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चों इंद्रधनुष बनता है ना, यह हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। यह बात हम आपको पिछले वाले प्रश्न में बता चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। नेत्र गोलक की आकृति कैसी होती है? तो नेत्र गोलक की आकृति कैसी होती है? गोल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेत्र गोलक की जो आकृति होती है वह गोल होती है। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, यह आपसे पूछा गया है। नेत्र गोलक से आकृति पूछ सकता है आपसे, या उसका व्यास पूछ सकता है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वह होता है 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रहने वाली है। इससे बनने वाले जो हमारे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार है, इससे बनने वाले जितने और भी प्रश्न हैं, हम आपको वो पार्ट 2 में बताएंगे और सिखाएंगे। और इस क्लास को अभी हम यहीं पे रोकते हैं बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इसलिए मैं आशा करता हूँ आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि हमें किस टॉपिक पर सीखना है, पढ़ना है, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। तो बच्चों इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नई क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।